हम जागरूक कर सकते हैं, हुँ। आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जो ये फाउंडेशन स्टार्ट किया जी। इसका नाम आपने साथी फाउंडेशन ही क्यों रखा? सर इनिशियली तो बिना एनजीओ के ही मैंने 1 साल काम किया। हुँ। लेकिन फिर लगने लगा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें हम अलग-अलग फ़ील्ड्स में काम कर सकें। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी संस्था बनाऊँ। लेकिन जब फर्स्ट कोविड आया और मैं टीवी पे देख के थोड़ी परेशान हो रही थी कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिस तरह से, हुँ। तो इनिशियली घर से ही मैंने खाना बना के रोड साइड्स पे लोगों को देना शुरू किया। तो मैं हमेशा ही कहती थी कि पापा जितना काम करते हैं ना, मुझे भी वैसा ही करना है। मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ अपने फादर इन लॉ से इन सब चीज़ों के लिए। हमने सुना है कि हम फादर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। आप फादर इन लॉ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। मैं टीबी के पेशेंट्स पे काम कर रही हूँ 2023 से। और स्लम्स के जो बच्चे हैं वहाँ हम एजुकेशनल क्लासेस लगाते हैं। न्यूट्रिशन पे मैं मेन काम करती हूँ बच्चों के, स्लम्स के बच्चों के। लेकिन लोग इसको कितना अडैप्ट कर पा रहे हैं आपके हिसाब से? सर मुझे ऐसा लगता है जब हम बार-बार एक बात को कहते रहते हैं ना, हुँ। तो ज़रूर उसका असर होता है। मैं समाज में अलग-अलग फ़ील्ड्स पे इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा समाज हर फ़ील्ड में आगे बढ़े। हम दूसरों पे तो उँगली उठाते हैं ना कि देखिए सफाई नहीं है, ये नहीं है, निगम साफ़ नहीं हुँ। करता, ऐसा नहीं है। हम कितना साफ़ रखते हैं वो एक बड़ी बात है सर। हम खुद कितने कदम उठाते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो जी। इसके लिए आप फंड कैसे जुटाती हैं? सर वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सालों से अपनी ही जॉब से कमाए पैसे से एनजीओ चलाया। नगर निगम के साथ में आपने काफ़ी सारे काम किए हैं। जी। कोई एक ऐसा काम बताइए जिस पे आपको गर्व हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ट्रिपल आर सेंटर चला रही हूँ, उस पे मुझे गर्व है। और ट्रिपल आर का मीनिंग क्या है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। हमें बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए योगी जी का, जो इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बन रहा है धीरे-धीरे ही। पहले के हालात में तो आज के टाइम पे बहुत अच्छा है। टीचर्स भी टाइम देते हैं बच्चों को। तो पहले टाइम नहीं देते थे? नहीं सर। एक ऐसा बच्चा जो शायद कभी स्कूल नहीं जाता था या अब जाने लगा है, तो हुँ। साथी की वजह से आज वो एक क्या सपना देखता है? ऐसे 2-3 बच्चे हैं लेकिन मैं आपको एक बच्चे के बारे में ज़रूर बताऊँगी। मैम सीधे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मुझे ये श्योर। बताइए कि आपने जो ये फाउंडेशन स्टार्ट किया जी। इसका नाम आपने साथी फाउंडेशन ही क्यों रखा? सर इनिशियली तो बिना एनजीओ के ही मैंने 1 साल काम किया। हुँ। लेकिन फिर लगने लगा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जिसमें हम अलग-अलग फ़ील्ड्स में काम कर सकें। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी संस्था बनाऊँ जिसमें एक ही विचार हो कि हम सबके साथ हैं और हम सबके साथ ही काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम साथी फाउंडेशन रखा गया। ओके। तो ये जो साथी फाउंडेशन है, इसकी जी। इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि मैं ऐसा कुछ फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ या फिर इस बारे में सोच कैसे आई कि सर वैसे इनिशियली कोई एनजीओ बनाने का मेरा प्लान नहीं था। हुँ। लेकिन जब फर्स्ट कोविड आया और मैं टीवी पे देख के थोड़ी परेशान हो रही थी कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिस तरह से, हुँ। तो इनिशियली घर से ही मैंने खाना बना के रोड साइड्स पे लोगों को देना शुरू किया। और इवनिंग में जाके डॉक्टर्स के हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम उन पेशेंट्स को कनेक्ट कर रहे थे। तो जब ऐसा किया तो लगने लगा बहुत साल जॉब कर ली, अब कुछ हमें समाज के लिए भी करना चाहिए। हुँ। तो मुझे लगता है शायद कोविड ही एक ऐसा पीरियड है जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई कि सच में ज़रूरत है लोगों को, समाज को ऐसे कार्य की जो सिर्फ हम कहें नहीं, करें भी। तो इसीलिए साथी फाउंडेशन बनी और आज मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ। तो मैम साथी फाउंडेशन के पहले आप क्या करती थी? जी, मैंने करीब 17 इयर्स जॉब किया है सर। हुँ। और मैं एक रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ। हुँ। और बस उसके बाद अब साथी फाउंडेशन और कुछ नहीं। ओके। तो मैंने एक कुछ आपके बारे में पढ़ा भी है, कुछ सुना भी है कि आपको जो ये इंस्पिरेशन मिली है, वो आपके फादर इन लॉ से मिली है। वो जी। वो कैसे मिली? मैं बताती हूँ, मेरे फादर इन लॉ भी डॉक्टर हैं। हुँ। और अब वो काफ़ी काम नहीं करते, हुँ। लेकिन वो समाज के लिए पिछले 8-10 साल से काफ़ी काम कर रहे थे। जैसे वो एक गाँव में रहते हैं, तो गाँव में लड़कियों की शादी कराना, पोलियो के ऑपरेशंस कराना और गाँव में कोई आँख का किसी का ऑपरेशन है, किसी को मेडिकली कोई दिक्कत है, तो वो बहुत साथ देते थे उनका। हम जब भी घर जाते थे गाँव में रहने, तो वो हमेशा बिज़ी ही रहते थे, कभी उनके पास टाइम नहीं था। तो मैं हमेशा ही कहती थी कि पापा जितना काम करते हैं ना, मुझे भी वैसा ही करना है। तो वो मेरे लिए, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ अपने फादर इन लॉ से इन सब चीज़ों के लिए। हमने सुना है कि
हम फादर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, आप फादर इन लॉ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। हमारे पूरे फैमिली में ना ये कॉमन है बात जो कही जाती है कि मैं और मेरे फादर इन लॉ हम दोनों की सोच एक जैसी है। हम बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमता रखते हैं और खाने पीने का शौक़ भी हमारे बहुत मिलते जुलते हैं। तो मुझे लगता है इसलिए हम लोगों का नेचर भी काफ़ी मिलता है। वो भी बहुत सोशल हैं, बहुत लोगों से मिलना पसंद करते हैं, बहुत काम करना पसंद करते हैं। ओके, ओके। तो इस साथी फाउंडेशन के अंदर आप क्या काम करती हैं? सर मैं एक स्किल सेंटर भी चलाती हूँ जिसमें हम महिलाओं को सिलाई, क्रोशिया, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी ये सिखाते हैं हुँ, और हुँ। रोज़गार भी देते हैं। हम सर्दियों में वुलन कपड़े बनाते हैं जैसे जैसे शॉल्स बनाते हैं, छोटे बच्चों के स्वेटर्स बनाते हैं और उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल भी करते हैं। ओके, ये हम एक काम करते हैं। प्लस मैं टीबी के पेशेंट्स पे काम कर रही हूँ 2023 से और स्लम्स के जो बच्चे हैं वहाँ हम एजुकेशनल क्लासेस लगाते हैं। न्यूट्रिशन पे मैं मेन काम करती हूँ बच्चों के, स्लम्स के बच्चों के। ओके। तो जो ये टीबी के पेशेंट्स हैं, इसके लिए मतलब मैं जितना समझ पाता हूँ या जितना है कि इस पे गवर्नमेंट भी काफ़ी काम कर रही है, चीज़ें हो रही है। जी। लेकिन आपने यही इनिशिएटिव क्यों चूज़ किया कि मेरे को टीबी के पेशेंट्स को ये पौष्टिक आहार देना है, सारी चीज़ें करनी है? अ, उसके लिए एक हमारे गाज़ियाबाद के एक डॉक्टर हैं हुँ, जिन्होंने मुझे एक बार कॉल करके बताया कि काजल एक प्रोग्राम है प्लीज़ आप आ जाओ क्योंकि आप एक संस्था चलाते हो और अलग अलग फील्ड्स में काम करते हो और आपने कोविड में जिस तरह से हमारे साथ काम किया है तो एक बार आप मिलो। तो मैं उनसे मिलने गई तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारे टीबी के बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऐसे जिन्हें दवाई तो गवर्नमेंट दे रही है और पैसे भी देती है हुँ, 500 रुपये या 1000 रुपये इस तरह से कि वो कुछ अच्छा खाना खा सकें, लेकिन फिर भी लोग अपनी दवाई से जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पोषण आहार देते हैं। तो मुझे भी बोला उन्होंने कि आप भी कुछ पेशेंट्स को अडॉप्ट करो और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक उनकी दवाई चले आप तब तक उनको पोषण आहार दें। हुँ। सिर्फ दिखाने को नहीं होना चाहिए। तो मुझे शुरू में नहीं पता था सर इस बारे में कि दिखाने को क्या कहना चाहते हैं वो। तो फिर धीरे-धीरे मैंने उनको बोला कि ठीक है सर जब तक दवाई चलेगी मैं 50 पेशेंट्स अडॉप्ट करती हूँ और उनको तब तक दूँगी जब तक उनकी दवाई चलेगी। तो धीरे-धीरे जब हमने इस फ़ील्ड में इतना काम किया, बहुत पेशेंट्स अडॉप्ट किए अलग-अलग जगह जाकर भी, तब मुझे पता चला कि लोग ज़्यादातर सिर्फ़ एक ही बार पेशेंट्स को पोषण आहार देते हैं और बाद में उन पेशेंट्स को वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं उनकी सिचुएशन। तो पर मैं ऐसा काम नहीं करती जिसके लिए मुझे गाज़ियाबाद के स्वास्थ्य विभाग से भी सम्मान मिला कि एक ऐसी संस्था है वो तब तक देती है पोषण आहार जब तक उन पेशेंट्स की दवाई चलती है। तो मैं और भी लोगों को हमेशा अनुरोध करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अडॉप्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पोषण आहार दें और सिर्फ पोषण आहार ना दें, उनको एक भावनात्मक सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए जब भी हम पेशेंट्स को पोषण आहार देते हैं, उनके नंबर्स हमें मिलते हैं स्वास्थ्य विभाग से। हम हर 15-20 दिन बाद उनको कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं, दवाई ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं आपको लग रही है। तो ये हम कर रहे हैं सर, काफ़ी समय से। तो अक्सर ये माना जाता है कि टीबी पेशेंट्स के साथ में काम करने से या फिर उनको पौष्टिक आहार देने से या दवाई देने से वो मतलब आपको भी हो सकता है, ऐसी सर एक हो धारणा सकता है। है, ये आप बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मास्क का प्रयोग आप भी करें। उनको हम जब पोषण आहार देते हैं, उसके अंदर एक मास्क भी ज़रूर देते हैं, बहुत सारे मास्क के पैकेट्स देते हैं और उनको अनुरोध बार-बार करते हैं कि आप लोग घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। क्योंकि आपको ये भी पता होगा आजकल बच्चों में भी टीबी फैल रही है, चाहे वो गाँठ वाली टीबी हो या हुँ, लंग्स की टीबी हो। तो बच्चों को भी ये कहा जाता है क्योंकि बच्चे तो नहीं देखिए सर बंद कर बैठ सकते घर में। हाँ, बिल्कुल। तो उनके पेरेंट्स को ही अनुरोध किया जाता है कि जैसे आपके बच्चे को आज टीबी है, किसी और के बच्चे को ना हो, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को सँभाल कर रखें। कम से कम 2 महीने तक मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, ओके, बाहर निकलें तब भी। क्योंकि पोषण आहार बहुत ज़रूरी है, साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान अगर रखेंगे तो आपकी जो एक पीरियड टाइम है, जैसे 6 महीने की दवाई है, तो उसमें भी आप ठीक हो सकते हैं। और अगर समय-समय पर दवाई छोड़ते रहेंगे, फिर स्टार्ट करते रहेंगे, तो उससे टीबी खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी सर। ओके। तो आपने जब ये काम शुरू किया तो आपके घरवालों ने आपको अपोज़ नहीं किया कि आप टीबी पेशेंट्स ही क्यों चुन रही हैं? नहीं, नहीं मैंने अपने फादर इन लॉ को ही बताया सबसे पहले, तो उन्होंने मुझे बोला बहुत अच्छी बात है, समाज में काम करना चाहिए। हाँ, तो मैं खाली टीबी की अवेयरनेस भी करती हूँ,
स्लम्स में जाके, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके। प्लस मैं संचारी रोग नियंत्रण अभियान पे भी काम करती हूँ। ओके। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब बीमारी आती है, तो मैं ये भी जागरूक करती हूँ, ऐसी मलिन बस्तियों में जा जाकर भी लोगों को बताती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे काम करिए, साफ़ पानी जमा ना होने दें। तो ये सब चीज़ें मैं करते आ रही हूँ पिछले बहुत सालों से सर। तो ये तो सारे ड्राइव्स जितने भी हैं, ये तो लाइक गवर्नमेंट चला रही है, सब चीज़ें हो रही है, अवेयरनेस भी ज़्यादा फैला रही है, लेकिन लोग इसको कितना अडेप्ट कर पा रहे हैं आपके हिसाब से? सर मुझे ऐसा लगता है जब हम बार बार एक बात को कहते रहते हैं ना, तो ज़रूर उसका असर होता है। सिर्फ एक बार कह के उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, बार ओके। बार रोज़ रोज़ जाते हैं उसी जगहों पे, रोज़ रोज़ कहते हैं। तो हमें भी लगता है कि हाँ, लोगों में फ़र्क तो आता है सर। ओके। और ये टीबी मतलब जो भी पेशेंट्स को होते हैं, ये किस कम्युनिटी में या किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा पहले तो आपने भी देखा होगा कि हमारे समाज में जब ये कहा जाता था कि भई उसे टीबी हो गई, तो पहले से ही सोच लेते थे कि ये नहीं बचेगा या इससे दूर रहो। देखिए, दूर तो नहीं, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि उसको थोड़ा गैप तो रखना चाहिए, फैमिली में भी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टीबी उन्हीं जगहों में है जहाँ पे मलिन बस्तियाँ भी हैं ओके। और गंदगी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी ख़राब होती है। और ये जो दवाई है, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है सर। इसके साथ साफ़ सफाई, पोषण आहार बहुत ज़रूरी है। और मेंटल सपोर्ट जो फैमिली दे सकती है ना, वो डॉक्टर्स और हम लोग भी नहीं दे सकते। हाँ, सही बात तो है। फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को। तो जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं पोषण आहार की पोटली लेने, तो हम उनके पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप उनको ज़्यादा बेहतर ठीक कर सकते हैं। आप उनको पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव बात करिए कि वो ठीक हो जाएंगे। ओके। तो मुझे लगता है कि मैं और भी लोगों को हमेशा अनुरोध करती हूँ कि जब आप ठीक हो जाए ना, तो आप इस मुहिम को बिल्कुल ना छोड़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। और अगर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा बंदा है जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बार-बार बुखार आता हो, कमज़ोरी हो, तो वो अपनी जांच करा सकता है सरकारी अस्पताल में जाके, क्योंकि हमारी सरकार इतने कदम उठा रही है आज के समय में। आपकी दवाइयाँ भी फ्री हैं सर, लेकिन बस ये कि हमें जाके अपना इलाज तो खुद ही कराना पड़ेगा। हाँ, उसका अवेयरनेस तो हमें। हम जागरूक कर सकते हैं, आपको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन जब डॉक्टर आपको कहता है कि जी आपको समय पे दवाई लेनी है, दवाई बिल्कुल नहीं छोड़नी, तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा। और अगर दवाई बार-बार छोड़ते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं सर। ओके। मैंने सुना है कि आप टीबी के साथ-साथ ये पेड़ लगाने वाला भी काफ़ी ज़्यादा कार्य करती हैं। जी इसका सर। और टीबी से क्या कनेक्शन है बेसिकली? मैं समाज में अलग-अलग फ़ील्ड्स पे इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा समाज हर फ़ील्ड में आगे बढ़े। तो ज़्यादा पौधे इसलिए लगाते हैं कि हमेशा ग्रीनरी रहे और हमें अच्छी हवा मिले, क्योंकि आप जानते हैं एनसीआर में कितना पॉल्यूशन रहता है सर। हाँ, वो तो है। वो तो है मैम। तो आप आपके एनजीओ में एक वेस्ट रिसाइकल का भी काम करती हैं। जी सर। तो इसमें आप क्या काम करती हैं? किस अ, तरीके का काम करती हैं? देखिए, मैं पिछले 1 साल से गाज़ियाबाद नगर निगम के साथ कार्य कर रही हूँ, जिसमें एक तो लास्ट ईयर हमने जीएनएन लोगो बनाया था, जो बच्चों के पुराने खिलौने होते हैं उनसे। और जब हमारे नगर आयुक्त साहब ने उसको देखा, तो उनको सच में लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमें ऐसे इनिशिएटिव ज़रूर करने चाहिए अपने ज़िला गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद में करीब 60 जीएनएन लोगोज़ मैंने लगाए हैं, जो बहुत सारे शौचालयों में लगे हैं, स्कूल्स में लगे हैं। तो उसका सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है कि जो वेस्ट है उसको सड़क पे ही नहीं छोड़ा जाए, उसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो मैंने वो सिर्फ़ बच्चों के खिलौनों से ही उसको रिसाइकिल किया है सर। तो ओके। एक ये किया है। दूसरा, मैं ट्रिपल आर सेंटर है गाज़ियाबाद नगर निगम का, वहाँ जो पुराने कपड़े लोग छोड़ जाते हैं, उनसे हम बैग्स बना रहे हैं सर, और टेबल मैट्स बना रहे हैं। तो ये काम हम उनसे कर रहे हैं आज के दिनों में। तो इसके अंदर आपको हेल्प कौन करता है? मतलब आपकी एक कोई टीम है जो ये सारा जी, मेरी मेरी एक महिलाओं का ग्रुप है सर, हुँ। तो वही महिलाएँ हैं जो वहाँ जाकर वो चीज़ें बनाती हैं सर। ओके। और ओके। जो लोग हमें वहाँ पर नगर निगम में देने आते हैं अपना सामान, फिर हम उनको एक टोकन की तरह एक हाथ का बना हुआ बैग वगैरह गिफ्ट भी करते हैं। और एक और इनिशिएटिव मैं गाज़ियाबाद नगर निगम के साथ अभी कर रही हूँ। जितने भी आसपास मंदिर हैं, आपने देखा होगा कि एक समय के बाद भगवान के कपड़े हम
डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हम वो पुराने कपड़ों से पोटली बनाते हैं ताकि भगवान के उन कपड़ों की आस्था भी बनी रहे, और वो एक काम मैं कर रही हूँ अभी गाजियाबाद नगर निगम के साथ। मैंने ये सुना है कि लोगों के वेस्ट के कपड़ों से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं, लेकिन आप भगवान के वेस्ट कपड़ों से भी चीज़ें बना रही है। इसका मोटिव या इसका आइडिया कैसे आया आपको? उसका आइडिया तब आया जब एक बार मैं हरिद्वार गई सर। मेरी फैमिली हम सब लोग गए, तो वहाँ स्नान कर रहे थे, तो देखा बहुत सारे ऐसे कपड़े जो पूजा के ही कपड़े हैं, पैरों में आ रहे हैं हमारे, और बहुत सारे कपड़े ऐसे ही इधर पड़े भी हैं बहुत सारे, और गंदगी भी फैल रही है उससे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा यार ये मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, बार बार पैर लग रहे हैं इधर, क्या करें? तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो काजल, ये तो आस्था की चीज़ है, हमारे घर में भी एक समय के बाद भगवान के वो कपड़े हम यूज़ नहीं करते, हुँ, तो हम उन कपड़ों का क्या करते हैं? मैंने बोला मैं तो एक अलमारी है उसमें रखते रहती हूँ कि कुछ और बनाऊँगी उनका, या फिर मैं दरी बनाती थी पहले से खुद अपने घर के मंदिर के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर मंदिर में ऐसा वेस्ट होता है। तो हमने ऐसा पिछले साल से शुरू किया, तो अभी हम थोड़ा अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, ज़्यादा मंदिरों को अप्रोच कर रहे हैं, और वो भी हम लोगों को गिफ्ट ही करेंगे अच्छा, कि आप अपने घर में कोई भगवान की किताब रख सकते हैं उसमें, पूजा की माला रख सकते हैं आप उसमें, क्योंकि वो भगवान का ही कपड़े हैं, ओके। तो अच्छा ही है वो तो। तो जब आप मंदिर में फ़ोन करते हैं या बात करते हैं, जब उनको आप कन्विंस करते हैं, तो वो लोग तैयार हो जाते हैं कपड़े देने के लिए? हाँ, मंदिर मंदिर में कन्विंस हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं ऑलरेडी बहुत साल से काम करती हूँ, ज़्यादातर सभी मंदिर वाले मुझे जानते हैं, तो हेल्प करते हैं। वो भी और लोगों के भी नंबर देते हैं मुझे ओके। कि आप इनसे बात करना, बोलना मैंने दिया है, तो आपको ज़रूर और पेपर, कपड़े वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी इनसे। तो पुरानी इस मालाएँ भी मिलती हैं सर, वो भी लाते हैं हम अच्छा, वहाँ से। तो मालाओं का क्या करते हैं आप? माला के लिए वो जो हम पोटली बनाते हैं ना, उसी में यूज़ करते हैं उन ओके। मोतियों को भी। और ये पोटली किस चीज़ की होती है? मतलब क्या काम में आती है? वो पूजा के सामान रख सकते हैं उसमें। अच्छा, आप उसमें ड्राई फ्रूट रख सकते हैं भगवान के लिए, माला रख सकते हैं, जाप की पूजा की माला रख सकते हैं, किताब रख सकते हैं पूजा की कुछ। ओह! वो हम अलग-अलग साइज़ेज़ में बनाते हैं। और ये आप मतलब बाँटती कैसी हैं लोगों को? सर देखिए, जब भी हम कहीं जाते हैं ऐसे हुँ, किसी इवेंट में, या जैसे कि मैं अपने टीवी के ही प्रोग्राम्स में जाती हूँ, हुँ, तो हमें बहुत सारे ऐसे ऑफ़िसर्स, अधिकारी भी मिलते हैं। तो हम उन्हें ज़रूर एक ना एक चीज़ ऐसी गिफ्ट करते हैं, या तो कोई गीता की किताब गिफ्ट करते हैं, हुँ, तो उसकी उसी के अंदर रख कर उसे देती हूँ मैं। ओके। तो कई लोग आपको अप्रोच भी करते होंगे कि हमें ये कपड़े दे दीजिए अगर हाँ आपके सर, पास बहुत में। लोग मुझसे लेकर जाते हैं ओके, कि हमारे घर में भी शादी है, हमें दे दीजिए, भगवान के ही तो हैं, हम ये रीयूज़ कर लेंगे उसको। अच्छा, अच्छा। नहीं मैम, बहुत अच्छा इनिशिएटिव आप कर रही हैं कि मंदिर में जो भगवान के कपड़े होते हैं, उसके कपड़ों से आप कुछ नई चीज़ें बना रही हैं और वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। नहीं तो वो सारे वेस्ट ऐसे ही कहीं न कहीं फेंके जाते होंगे सर या आप फिर। हिंडन कभी विज़िट करके देखें, हुँ, तो बहुत ही बुरा हाल होता है हिंडन में, लोग ऊपर से फेंक जाते हैं। हुँ। देखिए मैं वही कहती हूँ कि देखिए वो जो चीज़ें जो पानी में मेल्ट हो सके वो तो दे दो यार, पर कपड़े तो मत फेंको, वो हाँ, तो वहीं बिल्कुल। जमते जा रहे हैं। हुँ, और हम दूसरों पे तो उँगली उठाते हैं ना कि देखिए सफाई नहीं है, ये नहीं है, निगम साफ़ नहीं हुँ। करता, ऐसा नहीं है। हम कितना साफ़ रखते हैं वो एक बड़ी बात है सर। हम खुद कितने कदम उठाते हैं इन सब चीज़ों के लिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम। नहीं उठाते। हुँ, आप ये देखिए ना, हम अपने घर में तो सफाई रखना चाहते हैं, हुँ। लेकिन क्या हम अपने कॉलोनी के बाहर जाकर देखते हैं कि हम कितनी सफाई रखते हैं? नहीं रखते। हमारी निगम की टीम कब से कह रही है सूखा, गीला कूड़ा अलग-अलग दो। कितने हाँ, लोग ऐसा करते हैं? हुँ। नहीं करते सब। तो मैंने तो अभी ये भी सुना कि उन्होंने कई सारे ड्राइव्स चलाए हैं इसके लिए, काफ़ी मैं सारे बहुत अभी सारी ड्राइव्स में उनके साथ ये काम करती हूँ, और हम जागरूक भी करते हैं। हम अपनी हाँ। कॉलोनीज़ में एक एक वीक में एक बार मीटिंग भी करते हैं सर इसके हुँ, लिए, हुँ, जिसमें लोगों को बताते हैं बार-बार। हुँ। लेकिन देखिए, लोग हैं, धीरे ही समझेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्योंकि अडॉप्शन इतना जल्दी नहीं है माइंड में लोगों का कि वो सीख, जैसे बचपन से रख रहे हैं ना एक ही डस्टबिन में हाँ, सब कुछ। हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है अगर हम अलग-अलग करके देंगे तो निगम को भी ईज़ी रहेगा उस चीज़ को हाँ, करना। क्योंकि सारा कूड़ा एक में जाके मिल जाता क्योंकि है। जब एक हाँ, साथ मिक्स हो जाता है उसको अलग नहीं कर नहीं पाते। कर पाते आप, वो तो वो है। फिर एक साथ ऐसे ही इकट्ठा हुँ, हो जाता है कहीं न कहीं। तो उन्होंने अभी मेरे ख्याल से 4 डस्टबिन्स बोले हैं लोगों को जी, रखने के जी, लिए, जी। एक ग्रीन, एक ब्लू, एक ब्लैक और एक येलो। तो ब्लैक तो और येलो सही। शायद मेरे ख्याल से अभी न्यूली इंट्रोड्यूस किया है हाँ, उन्होंने। अभी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। हाँ, एक और अच्छी चीज़ है सर, देखिए हमारे हम लोग कर तो सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। ये कमी है बस, सोसाइटी में सिर्फ़ एक यही कमी है।
ओके। थोड़ा-सा लोग अगर ये सोचे ना कि नहीं मैं अपने घर के साथ थोड़ा अपने बाहर के एरिया को भी साफ रखूँ, हुँ। बाहर ना फेंकूँ कूड़ा, तो शायद इतनी गंदगी ना हो कहीं भी। नहीं, सही बात है मैम। तो जब आप इतना सारे चीज़ें एक साथ कर रही हैं अपने जी, साथी फाउंडेशन में, तो जी। इसके लिए आप फंड कैसे जुटाती हैं? आपको कोई हेल्प मिलती है या आप अपने हिस्से ही कर रही हैं ये? सर वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत सालों से अपनी ही जॉब से कमाए पैसे से एनजीओ चलाया। हुँ, लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की सर संस्था को चलाने के लिए। हुँ, और कुछ लोग हैं जो धीरे-धीरे कभी-कभी मुझे फंड देते हैं या कुछ सामान भी देते रहते हैं रेगुलरली जिनसे मैं अपने जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं वो चलाती हूँ सर। नगर निगम के साथ में आपने काफ़ी सारे काम किए हैं। जी। कोई एक ऐसा काम बताइए जिस पे आपको गर्व हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ट्रिपल आर सेंटर चला रही हूँ, उस पे मुझे गर्व है। और ट्रिपल आर का मीनिंग क्या है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। ओके। तो जो आपके घर का वेस्ट सामान है, वो हुँ, सारी हमारी गाज़ियाबाद की नगर निगम की टीम कलेक्ट करती है। ट्रिपल आर सेंटर पे जमा होता है और उसको हम रीयूज़ करते हैं। जिसमें बहुत सारे जूते हो गए, पुराने बच्चों के खिलौने हो गए, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, ये सब वहाँ इकट्ठा होता है और उसको हम रीयूज़ करते हैं। और जैसे कुछ जूते ठीक भी होते हैं, उनको हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा काम है, जिसके लिए गाज़ियाबाद नगर निगम ने मुझे चुना और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे नगर आयुक्त साहब का, जिन्होंने मुझे ट्रिपल आर सेंटर में काम करने का मौका दिया। तो ये सारा जो ट्रिपल आर सेंटर है, ये पूरा आप ही चलाती हैं कि इनके साथ में कई सारे लोग भी हैं आपके साथ जुड़े हुए? मैं अपनी टीम मेरी टीम ही काम करती है, साथी फाउंडेशन। ओके। और मुझे निगम से भी कुछ लोग मिले हुए हैं सर। ओह! तो इसमें मतलब जूते हो गए, कई सारी चीज़ें हो गई। खिलौने हो गए, किताबें हो गई, कपड़े हो गए और कभी-कभी आपके घर का इलेक्ट्रिक सामान भी हमें मिलता है उसमें। तो ये सारा सब कुछ आप रिसाइकल करके वापस से मार्केट में देते हैं या लोगों को तक लोगों पहुँचाते हैं? तक पहुँचाते हैं सर। ओके। तो ये जो मतलब स्लम्स हो गए हैं, गरीब या बच्चे स्लम्स हो हो गए, गए। जैसे बुक्स हैं, वो तो हाँ। बच्चों को ही जो हुँ, पढ़ने वाले बच्चे हुँ, हैं, कभी कॉपीज़ ऐसी चीज़ें हुँ, हमें मिलती हैं। हुँ, जूते भी स्लम एरिया में ही जहाँ ज़रूरत है सर। प्लस रही जो आपके कपड़े हैं, अगर वो किसी के पहनने की सिचुएशन में सही होते हैं, तो उन्हें थोड़ा ठीक करके भी हम देते हैं। या जैसे बड़े लोगों के कपड़े हैं, जैसे सूट्स हैं सपोज़ लेडीज़ के, तो वो अगर हमें लगता है कि सिर्फ़ शर्ट ही ठीक है, तो उससे हम छोटे बच्चों के कपड़े बना लेते हैं सर और वो स्लम्स के बच्चों को दे देते हैं या बैग्स बना लेते हैं उसको यूज़ करने से। बहुत अच्छी बात है मैम। मतलब आप ये ट्रिपल आर वाला काम भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को हेल्प करता है। एक असर करता है। हाँ, मतलब घरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब वेस्ट जमा होता ही है। मतलब हम हर साल अपने पुराने कपड़े या तो फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं, उसका सही तरीके से यूज़ भी नहीं होता। सर ऐसा होता है ना, हम लोग पुराने समय से ना हमें अपने सामान से मोह है, हुँ, हम जल्दी से दे नहीं पाते। वो कपड़े जिसको मैंने 1 साल तक नहीं पहना या वो जूते मैंने 1 साल में नहीं पहने, तो मुझे उसकी शायद ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल। पर वो किसी और के काम आ सकता है। हुँ, तो ये मुहिम हम घर घर लोगों के घर जा के भी करते हैं। ओह! तो ये जो सेंटर है ये गाज़ियाबाद में कहाँ पे है? ये वैशाली में है सर, अच्छा, मैक्स हॉस्पिटल के पास। ओह! ओके, जी सर। ओके। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? मतलब आपके पास में जो सामान आता है आप उसको सही तरीके से बना के फिर ये ये सामान हम एक जगह पे कलेक्ट करते हैं हुँ, और फिर जैसे भी हम कोई ड्राइव करते हैं, नेक्स्ट ड्राइव जब भी कभी किसी स्लम में करते हैं, तो वो सामान हम लेकर जाते हैं वहाँ से ओके, और फिर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, और जैसे स्कूल भी हैं जो आसपास, वो बच्चे भी वहाँ आते रहते हैं, उनके भी कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो भी अपने घर से सामान लेकर आते हैं यहाँ देने के लिए। वाह! तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। नहीं सही है। मैंने ये भी सुना है कि आप छोटे बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा उन पे भी काम कर रही हैं, उनके स्कूलों में जाके जैसे स्लम्स में कई सारे स्कूल्स हैं गवर्नमेंट्स के मैं हैं। सर गाज़ियाबाद के जितने भी बच्चों के स्कूल्स हैं 8वीं कक्षा तक, उस सब में मैं काम करती हूँ। बच्चों को हम जागरूक करते हैं और बच्चों का जो न्यूट्रिशन है उसको भी अपग्रेड करते हैं किसी एक अच्छे दिन के लिए। और वहाँ पे भी बच्चों को छोटी-छोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, जैसे क्रोशिया सिखा दिया, खुद के कपड़े ही ठीक करने सिखा दिए, मेहंदी लगाना सिखा दिया क्योंकि लड़कियों को भी शौक होता है इन सब चीज़ों का। तो ये सब हम करते हैं और मैं गाज़ियाबाद नगर निगम के जो 12th तक के हुँ, स्कूल्स हैं, उनमें भी मैं 5-7 डेज़ के ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराती हूँ, जिसमें हम क्रोशिया सिखाते हैं, हाथ की कढ़ाई सिखाते हैं, मेहंदी लगाना सिखाते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस कराते हैं, ये सब कराते हैं सर। ओह!
तो जब बच्चे वहाँ पे इतने सारे होते हैं, जब मतलब कई सारे स्कूलें आपको मिली होगी जिसमें आप काम कर रही हैं, जी। तो आपने क्या ऐसी कमी वहाँ पे देखी कि जो लगता है कि वो अपग्रेड होनी चाहिए? अगर हम 8वीं कक्षा तक की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो गाज़ियाबाद के बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, पढ़ाई तो अच्छी ही है। और बस ये लगता है कि और जो आस-पास के एरियाज़ हैं ना, जहाँ से बच्चे पढ़ने नहीं पहुँच पाते, टीचर्स को थोड़ा ज़्यादा उन एरियाज़ को, अपने स्कूल के आस-पास के एरियाज़ को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकें। और हमें बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए योगी जी का, जो इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बन रहा है धीरे-धीरे ही। पहले के हालात में तो आज के टाइम पे बहुत अच्छा है। टीचर्स भी टाइम देते हैं बच्चों को। तो पहले टाइम नहीं देते थे? नहीं सर, पहले तो हम भी कभी, मैं तो तब एनजीओ नहीं चलाती थी, हाँ। लेकिन मैं कभी-कभी आस-पास के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती रहती थी वैसे भी। कभी संडे, मतलब कभी भी कैसे दिन कोई ओकेज़न हुआ तो चलो देख आएँ, बच्चों को कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ ले जाएँ। तो कोई बहुत एंटरटेन ही करता था। अच्छा। और टीचर्स भी अपना बैठी हैं, बात कर रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सेम ही सिचुएशन थी। तो अब मेरे ख्याल से ये मैंडेटरी हो गया कि आपको पढ़ाना ही है सही तरीके से, ये सारा अब सब। एक्चुअली सर वो, अब हम जैसे लोगों को कहने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक के ऊपर एक दूसरा इंसान का प्रेशर बना दिया। हुँ। तो इसलिए अब तो उनको पढ़ाना ही है। और अब रेगुलर वहाँ पर भी टीम्स आती रहती हैं डिपार्टमेंट की। वो बच्चों से भी पूछते हैं कि आप क्या पढ़ते हो? ओके। जो आपने कहा कि ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी होती है, आप हाँ वहाँ पे सर। खाना देते हैं, जी। तो ये खाना किसी सेंटर से बन के जाता है कि ये वहीं पे ही बनता है? नहीं सर, मेरे मेरे तो घर में ही मैंने एक फ्लोर पे किचन सेटअप की हुई है। तो ओके। मेरे पास खाना बनाने के लिए लोग हैं। एक्चुअली बाहर से खाना बनवाना मुझे बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं लगता सर। मुझे नहीं पता वो कौन-सा तेल यूज़ करेंगे, मुझे नहीं पता वो कैसा पानी होगा। तो मैं अपने घर से ही खाना बनवाती हूँ और वही खाना स्लम्स में बाँटती हूँ। ओके। तो एक ऐसा बच्चा जो शायद कभी स्कूल नहीं जाता था या अब जाने लगा है, हुँ। तो साथी की वजह से आज वो एक क्या सपना देखता है? ऐसे 2-3 बच्चे हैं, लेकिन मैं आपको एक बच्चे के बारे में ज़रूर हुँ। बताऊँगी। ये तब की बात है सर, जब कोविड आया 2020 में मैं पहली बार इस बच्चे से मिली। 15 अगस्त का टाइम था। हुँ। मैं उस स्लम में गई सर, तो एक बच्चा मुझे मिला, तो उसने मुझे मिलके ना सबसे पहले ये नहीं पूछा कि मैं खाने के लिए क्या लाई हूँ। उसने मुझे पूछा कि मैडम आप मेरा एडमिशन करा दोगे? ओह! तो मैंने उस बच्चे को बोला कि अभी अब मैं तुमसे बात करूँगी, तो मुझे 10 मिनट दो। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों को जब कुछ खाने-पीने को दिया, उसके बाद मैंने उस बच्चे से बहुत देर तक बात की, पूछा। तो उसने बताया कि पहले मैं पढ़ता था, लेकिन अब मेरे फ़ादर की नौकरी नहीं है, तो मेरे पापा नहीं पढ़ा सकते मुझे। तो मैंने बोला कि तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो वो बच्चा 6th तक पढ़ा हुआ था सर। ओके। तो मैंने बोला 100% तुम पढ़ोगे और हम 2-3 दिन में ही तुम्हारा एडमिशन कभी करवाएँगे। तो मैंने उसके आस-पास जहाँ भी कोई स्कूल था, 2 स्कूल्स में अप्रोच किया, बात की। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मैडम, आप एडमिशन करा दें बच्चे का। तो मैंने बोला बच्चे की फ़ीस मैं भरूँगी। जो आपकी बुक्स हैं, जो कुछ है वो हम पे करेंगे, लेकिन आप इस बच्चे को पढ़ाओ। तो अभी वो बच्चा 12th में आ गया है सर। और वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी निकला है, बहुत सारा मेडल लेके आता है। तो वो एक बच्चा है जो उसको कोई भी दिक्कत होती है ना सर, वो मुझे फ़ोन करता है अपने पेरेंट्स को बताने से पहले, वाओ मैम! कि मैम मैं स्पोर्ट्स के लिए जा रहा हूँ, मुझे जैकेट चाहिए, या मुझे खाने-पीने का भी कुछ सामान लेके जाना है, मुझे थोड़े पैसे भी चाहिए, या मुझे जूते दिलवा दो। मतलब कुछ भी उसको चाहिए वो मुझे कॉल करता है सर। बहुत बड़ी बात है मैम कि एक मतलब ऐसे कई सारे बच्चे होंगे, ये तो हमने सो एक ही। बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, बहुत बच्चे नहीं भी कभी कहते, हाँ, जिनको पढ़ाई से ऐसे लगता है स्कूल नहीं जा रहे ना, मज़ा आ रहा है घर में ही है। हाँ, हाँ। लेकिन वो एक ऐसा बच्चा था जिसने मिलते ही सबसे पहली बार मुझे मिला और उसने मुझे बोला कि मैम मुझे मुझे स्कूल भेज दोगे क्या? अब नहीं जाता हूँ मैं स्कूल। तो मुझे लगा कि मैं इस बच्चे से बात करूँ, फिर मेरी इस बच्चे से काफ़ी बात हुई, मैंने उसके फ़ादर से बात की। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम अब मेरे पास काम नहीं है। हुँ। तो पहले प्राइवेट में पढ़ाता था, गवर्नमेंट स्कूल आस-पास में नहीं है, पर बच्चे को पढ़ा दो हमारे कैसे भी। मैम मतलब एक बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना और उसका भविष्य सँभालना बहुत अच्छी बात है। सर मैं सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ, एक मेरी छोटी सी अपील है हुँ, कि हम अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। हुँ। मैं सभी से कहना चाहूँगी आप ज़्यादा ना कर पाएँ, कम से कम एक बच्चे को ज़रूर पढ़ाएँ। उसका हाँ, भविष्य अच्छा हो जाएगा तो समाज भी अच्छा होगा सर। नहीं बिल्कुल,
बिल्कुल। मतलब मैं जहाँ तक मानता हूँ या सोचता हूँ कि हमें एक बच्चा भले हम गोद ना लें, लेकिन हम एटलीस्ट उसका वो खर्चा तो उठा सकते हैं कि जिससे वो पढ़ सके, आगे हुँ, बढ़ सके, चीज़ें हुँ, कर सके। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स मेरे दोस्त भी करते हैं, हम भी करते हैं। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भी कई सारे ऐसे अनाथालय हैं जहाँ पे 1 साल से लेके 12-15 साल की बच्चियाँ हैं, अच्छा। और उनके मतलब साल का जो खर्चा होता है वो हम लोग उठाते हैं उसके अंदर। बहुत अच्छी बात है सर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, समाज में ऐसे फ़ील्ड्स हैं, आप बस करने के लिए एक बार सोचें तो सही। हुँ, हुँ। मैं देखिए गाज़ियाबाद में एक वृद्धाश्रम है, मैं उसकी मेंबर भी हूँ, तो मैं हर महीने वहाँ जाती हूँ सर। तो वो लोग हैं जिनके उन अपने घर वालों ने ही छोड़ दिया, बहुत बुज़ुर्ग भी हैं। तो मुझे तब अच्छा लगता है जब वो मुझे अपनी किसी छोटी-सी ज़रूरत के लिए भी कॉल कर लेते हैं। वो ये कहते हैं मिलने आ जाओ काजल। ओके। और पूरा दिन उनके साथ बीत जाता है लेकिन फिर भी वो जाने नहीं देते। नहीं, बड़ी समाज में प्रॉब्लम है कि जिन माँ बाप ने आपको पाला है, बड़ा किया है देखिए ये आज। तो मैं अपने सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि जिन माँ-बाप ने पाला आज उन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया सर। उन लोगों पे तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और मेरे ख़्याल मैं से ऐसा चाहती हूँ, ऐसा गवर्नमेंट ने ज़रूर कई हो। सारे कानून के इस पे निकाले हैं कि हाँ, जो माँ बाप का घर है वो उन्हीं का होगा। होगा, वो बिल्कुल, उसमें से आप अपने माँ बाप को नहीं निकाल निकाल सकते। सकते हैं। तो मैंने भी कई सारे ऐसे केसेस सुने सर उन हैं, लोगों देखे को हैं। देखने के बाद पता चलता है वो एक आस है हुँ, कि शायद बच्चे आएँगे मिलने, हुँ। दिवाली पर, होली पर। हम हर त्योहार पे जाते हैं, त्योहार पे रहते हैं, इतना एन्जॉय करते हैं और पर अंदर से ना वो परेशान भी हैं सर। हाँ, चाहे मतलब वो सब कुछ है, खाना सब कुछ नहीं है, सही बात है। रहना सब कुछ नहीं है। एक अपनापन तो चाहिए ही सर, हाँ, परिवार तो चाहिए सभी को। नहीं बिल्कुल, क्योंकि अ, जब हम छोटे होते हैं तब वो हमें सँभालते हैं, और जब बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि जब वो उस एज में आ जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं। तो तब बच्चों को अपने माँ बाप को सँभालना चाहिए। तो लेकिन जितने भी लोग वृद्धाश्रम चलाते हैं सर उनसे मैं साथी फाउंडेशन की तरफ से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सब लोग उन्हें अपने पर बोझ ना समझें। वो तो बेचारे खुद ही परेशान हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ना प्यार देकर उन्हें रखें अपने साथ। ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रखें। मैम, इस फाउंडेशन में आप एक स्किल वाला भी काम करवाती हैं, जो काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो घर पे बैठी हैं जी सर। और जो कुछ नहीं कर रही हैं, जी सर। तो उनको भी आपने एक हेल्पिंग हैंड दिया है जो जी सर। घर बैठे बैठे ही अपने घर से कई सारे काम कर सकती जी हैं। सर। तो इसके पीछे मतलब क्या कहानी है? आपने ये भी क्यों शुरू किया? सर एक बार एक जगह मैं एक प्रोग्राम में गई, एक हुँ, स्लम एरिया था। तो मेरी जब वहाँ पर जाकर 1-2 महिलाओं से बात हुई, तो मैंने उन महिलाओं को जब देखा तो मुझे वो ये कहने लगे कि हमें अगर कोई काम मिल जाए ना, हमें सिलाई तो आती है लेकिन हमें काम कौन देगा? हुँ, हम तो झुग्गी जैसी जगह पे हुँ, रहते हैं। तो मुझे तब ऐसा लगा कि अगर इनको घर के लिए काम ना दिया जाए या सेंटर पे आकर ये बनाएँ, हुँ, तो शायद इनके पास कुछ पैसे होंगे जिनसे ये अपने बच्चों का कुछ अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि बच्चे भी भूखे हैं, वो घरों में काम करती थी इस तरह से। तो मैंने जब वो सेंटर खोला तो उसके आस-पास काफ़ी बड़ा स्लम एरिया है सर। वो विवेकानंद नगर एरिया है, उसके आस-पास बहुत स्लम एरिया है। तो मैंने वहीं एक सिलाई सेंटर खोला सबसे पहले। तो धीरे-धीरे सभी उसी स्लम्स में हम बहुत बार गए तभी वो महिलाओं को हमने जोड़ा अपने साथ। तो आज वो महिलाएँ अपने घर जाकर काम करती हैं, काम ले जाती हैं, घर जाके काम करती हैं। कुछ महिलाएँ ऐसी हैं जो जिनको हमने मशीनें दी, तो वो अब अपने कपड़े सिलती हैं, अपने पैसे कमा के अपना घर चलाती हैं। तो ये तो भी ये एक आइडिया इनिशिएटिव कैसे आया कि जो महिलाएं घर पे बैठी हैं उनको भी कुछ स्किल सिखाना चाहिए या फिर उनको भी कुछ काम देना चाहिए? सर मैं बहुत साल नौकरी कर चुकी थी तो अपने ऑफ़िसेज़ में भी देखती थी ऐसी महिलाओं को, जो काम करने तो आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा काम पे भी ध्यान नहीं है, ध्यान वही है कि घर रहते-रहते ही कुछ ऐसा काम मिल जाए कि घर भी सँभाल लें हुँ, और कुछ रोज़गार भी हो जाए। तो इसीलिए ऐसा लगा कि हम अपने स्किल सेंटर पे महिलाओं को ऐसा काम सिखाएँगे, जिससे वो अपना घर भी देख सकेंगी, अपने बच्चों को भी ठीक रख सकेंगे और पैसा भी कमा सकेंगे। तो इसीलिए स्किल सेंटर बना सर।
और ये स्किल सेंटर कहाँ पे है? ये विवेकानंद नगर में है सर, ओके। और कासिफाबाद कितनी में। महिलाएं इसमें काम करती हैं? सर मेरे पास करीब 48 महिलाएं हैं जो काम करती हैं। ओके। तो इनमें से कई सारी महिलाएं ऐसी भी होंगी जिनको आपने अपग्रेड किया होगा, वो कुछ अपने और सेंटर्स जिन्होंने खोले होंगे। जी, ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अब अपना एक सेंटर खोला है और हमने उनको सेंटर खोलने में भी मदद की है। अब वो बहुत लोगों को, महिलाएं को सिलाई वगैरह सिखाती हैं आके। ओके। तो मतलब एक से कई सारे मल्टीप्लिकेशंस हो रहे सर हैं। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। हाँ। हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि सब कुछ मैं कर लूँ। हम्म। हम्म। फ़ायदा तो तभी है सर जब हम्म। मुझसे और लोग सीखें और उनसे आगे और लोग सीखें। अगर आज हमने आपको कुछ हाँ। सिखाया और आगे सीखेंगे लोग, तो तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो कुछ ऐसी एक कहानी एक महिला की जिसने आपके साथ जुड़ के ये काम स्टार्ट किया और वो आज एक सफल और एक अच्छी जगह बिल्कुल, पे। मैं ऐसी ऐसी तो बहुत सारी महिलाएँ, लेकिन मैं एक महिला के बारे में हाँ। आपको बताना हाँ। चाहूँगी। एक महिला थी जिसको हमने सिलाई के लिए, वो हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया। हाँ। तो बहुत धीमे-धीमे उन्होंने सिलाई सीखी। जो लोग 3 महीने में सीख लेते हैं, उनको 7-8 महीने लगे सर। हम्म। फिर भी हमने पेशेंटली उनको सिखाया। तो फिर भी बोला उनको 2 महीने और सीखो। तो उसके बाद उन थोड़ा डरती थी कटिंग करने की कपड़े की। तो हमें फ़ोन करती थी कि मैं, देखिए मुझे काम मिला है लेकिन मैं कटिंग नहीं कर सकती, आप अपने सेंटर पे कटिंग करा दो, मैं सिलाई कर लूँगी। तो हमने इनिशिएटिव में उनको बोला प्लीज़ आप करा लो, आ जाओ हमारे पास। तो हम उनको हेल्प करते रहे धीरे धीरे। अब वो एक बुटीक चलाती हैं सर। पिछले ओह। साल ही उन्होंने एक बुटीक खोला है। तो उसके इनॉग्रेशन में मैं भी गई थी। तो एक अच्छा बुटीक चलाती हैं वो, और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर द एक्सपेंसेस वो करीब 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रही हैं अपने उस पे। वाह, ये अच्छी बात है मैम कि पर मैंने उनसे एक शर्त ली थी कि आप हम्म। अपना ये चलाओगे, लेकिन जो छोटा-मोटा काम है, हम्म। वो आप मेरी सेंटर की महिलाओं को दोगे, अच्छा। जिन्होंने यहाँ सीखा। ओके। 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 तुरपाई का काम है, बटन लगाने हम्म। का काम है, आप हमारे सेंटर की महिलाओं को दो। तो ऐसे कई सारी महिलाएं होंगी जिन्होंने काफ़ी सारा काम ऐसे बहुत अपने। सारे कोर्सेज़ कराते हैं सर, मेहंदी के हम कोर्सेज़ कराते हैं। हाँ। जब करवा चौथ आता है तो यही वो महिलाएँ हैं जो कैंप लगाते हैं हम उन महिलाओं के साथ। ओके। तो उनको भी पैसा मिलता है, रोज़गार मिलता है सर। तो मतलब आप महिला को, सॉरी, तो आप महिलाओं को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन करवा रही हैं और बहुत सारा सर काम उनसे। देखिए, जब तक महिलाएँ आगे नहीं बढ़ेंगी ना, हम्म। परिवार के बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है जब मदर किसी बच्चे की इंडिपेंडेंट होती है ना, हम्म। तो वो बच्चे की सोच भी इंडिपेंडेंट होती है और वो अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन ले सकती है। ओके। छोटी-छोटी जो बच्चों की ज़रूरत हम्म। होती है ना, उन्हें वो महिलाएँ भी पूरा कर सकती हैं। ओके। तो जब महिलाएं यहाँ से सीख के जाती हैं या फिर आपको अप्रोच भी करती हैं, जी। तो उनके मन में कुछ ऐसा होता है कि मैं तो करना चाहती हूँ लेकिन मेरे को मेरे घर वाले करने नहीं दे रहे या मेरे पति मेरे को हाँ, करने नहीं ऐसे दे रहा। बहुत-बहुत लोग आते हैं सर हाँ। कि मैडम आप थोड़ा टाइम चेंज कर लो, हम इस टाइम नहीं जा सकते। जैसे हम पहले मॉर्निंग में करते थे 11 हम्म। बजे, लेकिन फिर हमें ऐसे लगने लगा कि लेडीज़ के पास 2 बजे के बाद वाला टाइम थोड़ा खाली होता है। हम्म। तो अब हम 2 बजे से 5 बजे तक कैंप चलाते हैं अपना सेंटर। तो अब महिलाओं के हिसाब से भी करना पड़ता है सर कभी-कभी। कभी-कभी ओके। महिलाएँ अपने दुःख भी हमें बताती हैं आके कि हमारे पति ऐसे करते हैं, घर में ऐसे होता है, वैसे होता है। बट फिर मैं उनको बहुत पॉज़िटिव करती हूँ। मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ कि भई आप अपने घरवालों को ऐसे जवाब दो। नो। हम्म। मैं हम्म। उनको हमेशा यही कहती हूँ कि देखो तुम अपने घर को अपने हिसाब से चलाओ, बस अपने काम पे फ़ोकस रखो। जितना टाइम यहाँ हो ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और ये सोचो कि तुम अपने घरवालों की सपोर्ट करोगी, फैमिली को आगे बढ़ाओगी। मैम, आप इतना सारा काम कर रही हैं एक फाउंडेशन के थ्रू। आपने टीबी पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे जी हैं, सर। वुमेंस को स्किल सिखा रहे हैं। मतलब एक हेल्पिंग हैंड अपने घर के अंदर बढ़ रहा है बेसिकली। अगर आदमी काम कर रहा है तो औरत भी जी, जी, अपने बिल्कुल। घर पे काम कर रही है। तो ये जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, अगर कोई साथी के साथ जुड़ना चाहे तो जी। वो क्या करे, वो क्या कदम उठाए अगर उनको जुड़ना है? तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देखिए, उनको? मैं आप सब लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरा नंबर आप ज़रूर लें, मुझे अप्रोच करें। जो भी, चाहे आप किसी भी फ़ील्ड में आप काम करते होंगे, जो भी मैं अपने पार्ट पे कर पाऊँगी ज़रूर करूँगी। आप कुछ सीखना चाहें तो मेरा सेंटर आप सब लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला है। आप सब लोग ज़रूर आएँ। और मुझे ऐसा लगता है जब आप कुछ सीखते हैं ना, तो आप कहीं न कहीं एक रोज़गार के साथ जुड़ते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है सर, एक स्किल अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है।
ये एक ऐसा मैसेज है जो मैं जब भी किसी स्कूल में जाती हूँ ना, सभी बच्चों को कहते हैं, ओके। आपको जो भी पसंद है, हुँ, आप वो सीखो। ज़रूरी नहीं है, मैं आई हूँ तो आप ये सीखो, नहीं। आप जो भी करना चाहते हो, लेकिन ज़रूर एक स्किल आपके पास होनी चाहिए। ओके, ओके। आज मेरे ख़्याल से साथी फाउंडेशन को 5 साल हो गए? जी सर, 6th ईयर चल रहा है। ओके। तो अगले 5 साल में आप साथी फाउंडेशन को कहाँ देखती हैं? मेरे कुछ छोटे-छोटे सपने हैं सर, जिन्हें मैं हुँ, ज़रूर पूरा करना चाहूँगी। जैसे मैं एक वृद्धाश्रम बनाना चाहती हूँ, लेकिन वो वृद्धाश्रम कुछ अलग होगा, जिसमें हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वो एक फ्रीडम लाइफ़ जिएँगे और उनके लिए एक सुकून होना चाहिए। और दूसरा, बच्चों की एक एजुकेशन के लिए मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, जिसमें वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, हुँ, या हम ये कह सकते हैं जैसे गवर्नमेंट हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें 6 साल के बच्चे को एडमिशन होता है, हुँ। तो उसका जो बचपन का टाइम है 3 साल से 6 साल का, वो मैं अपने साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, वो पढ़ाना चाहती हूँ उन बच्चों को। तो एक ये मेरा स्कूल का प्लानिंग है सर, मैं वो करना चाहती हूँ। तो अगले 5 साल में आप ये चीज़ें करना चाहती जी, ये हैं। मैं करना चाहती हूँ। ओके। तो मेरे ख़्याल से आपके परिवार में आपके ही बच्चे होंगे। जी, मेरा एक बेटा है। ओके। तो वो भी आपको हेल्प करता है इसके अंदर कि जी, वो भी करता है। अच्छा, और वो क्या कर रहे हैं? वो एक एडवोकेट हैं सर। अरे वाह! ओके, नाइस, नाइस। तो मेरे क्या मतलब फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके फादर इन लॉ लाइक बहुत बड़े पिलर हैं आपके साथ में जो खड़े जी, हैं, ये सारे काम आपके साथ कर रहे हैं। तो मैं आपको बेस्ट विशेस ही दूँगा मैम, और थैंक यही यू सो बोलना मच चाहूँगा सर। कि जो आप काम कर रही हैं, जी, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और इस काम को आप आगे इसी तरीके से करते रहिए। जहाँ तक हो सकता है मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम जी, भी यही चाहेंगे कि और सारी मतलब अपने-अपने गाँव में ये सारे लोग भी आपसे जुड़ें। तो मेरी और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच सर। और मैं सभी लोगों का, जितने भी लोग साथी के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इनिशिएट लेवल पे भी हमें हेल्प आउट किया, हुँ, मैं उन सबका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और बस सबसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप सब लोग, चाहे एक ही बच्चे की ज़िंदगी को बदलें, ज़रूर बदलें सर। ओके। और इस पॉडकास्ट माध्यम से एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगी लोगों को? समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही भी नहीं होती कभी-कभी, पर हम अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उसको ज़रूर पूरा करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज टीबी के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप सब लोग ज़रूर अडॉप्शन करें टीबी के पेशेंट्स का, उनको पोषण आहार से हेल्प करें, उनको भावनात्मक सपोर्ट करें, और हमारे समाज में अगर कोई समस्या हो, तो उसे प्यार से हैंडल करें सर। ओके, मुझे ओके। ऐसा लगता है ये ज़रूरी है आज के टाइम में। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ में बात करके। आप यहाँ पे आई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच। और आप थैंक यू। इतने अच्छे बड़े-बड़े इनिशिएटिव्स आप काम कर रही हैं। जी तो सर। हमारा जितना भी साथ हो सकता है हम आपके साथ हैं, आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, और हम यही बेस्ट विशेस आपको देते हैं। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच मैम फॉर थैंक यू। कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।